जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हम स्टार्ट करने जा रही हैं। इसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि क्या करना है और क्या करना है, क्योंकि हम बाकी टीचर्स की तरह नहीं है जो सारे के सारे इसको कंप्लीट करवाएंगे। लाइक इंट्रोडक्शन में हमने कंप्लीट पढ़ के देखा, यहाँ से कोई भी चीज़ करने वाली नहीं है, तो ये सारी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 2। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages hardware, runs application software and provides a user interface like Windows। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। तो क्या करने के लिए कि भाई आपने सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, आपने जो भी है वो किस तरह चीज़ें इस पर रन करनी है। ठीक है। आपने इसकी सबसे मिसाल जो है आपने सुनी होगी विंडोज़। ठीक है। विंडोज़ इसकी एग्जाम्पल, iOS जो आईफोन वगैरह में चलती है वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे इतनी डेफिनेशन करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बाकी सब आप काट दी, ये कट आपको मैंने कर दिया। ठीक है। इसके अलावा कोई भी करने के लिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, यही वाली यहाँ पर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि ये सिस्टम कंट्रोलर किस तरह करता है। इट डिसाइड्स विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, हाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज्ड एंड ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर द कंप्यूटर वर्क स्मूथली। ओएस इस चीज़ को मेक श्योर करवाता है कि आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा हो। ठीक है। तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सेंटर सिस्टम कंट्रोलर में आपने पहले ये लिखनी है, उसके बाद जो हाईलाइटेड है ये वाला लिख के उसके बाद लास्ट पर ये लाइन है, दरमियान में जो चीज़ हाईलाइट नहीं की है वो सारी कट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल इन यूज़र हार्डवेयर इंट्रोडक्शन, कि यूज़र हार्डवेयर इंट्रोडक्शन में किस तरह ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है। यानी कि आप कंप्यूटर को आपने लिखा है ना ए, तो ए कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी लैंग्वेज है 0011 वाली फॉर्म, वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, 0110 वगैरह वाली फॉर्म को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, तो वो तो ए को समझता नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी काम करता है कि ये और ट्रांसलेट कर रहा होता है। ठीक है। जो यूज़र ने कहा किसको समझाने के लिए, हार्डवेयर को समझाने के लिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्लिक ऑन आइकन और टाइप समथिंग, द ओएस चेंजेस दोज एक्शन इनटू इंस्ट्रक्शन दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। यानी कि आपने कोई भी ए लिखा है, ठीक है, या कोई आइकन पर क्लिक किया है, ठीक है, ये गेम वगैरह या कोई भी आइकन क्लिक किया है, तो वो क्या करेगा, ओएस इसको कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में ताकि हार्डवेयर उसको समझ सके। ठीक है। तो ये जस्ट ये इतनी एग्जाम्पल और ये भी आपने कट कर देना। ठीक है। डू यू नो, नहीं हम नहीं जानते, ये नहीं करना, तो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लिखा हुआ है वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया, 001 वाली फॉर्म। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी लैंग्वेज को, ऑन और ऑफ को, 0 और 1 को। वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको यही वाली बताई है। ठीक है। अगर आपने ये लाइन करनी है, ठीक है, नीचे वाली नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिंग मैनेजर यूज़र अकाउंट्स, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमने ना, ये मैं आपको इसलिए कट करवा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू शोन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन इसका प्रॉपरली बनता नहीं है। ठीक है। तो इसके एक्सेस जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, वो भी मैंने आपके लिए टाइप किए हुए सारे जो है वो शॉर्ट इजी वर्ड्स में। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किस तरह बनता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का से मीन ये है कि इसके अंदर पार्ट्स किस तरह मिले हुए हैं और वो किस तरह मिलकर काम करते हैं। हाउ द पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, वो किस तरह अरेंज हैं और वो किस तरह मिलकर काम करते हैं। ठीक है। बस ये करना है। उसके बाद ये सर आप जो है वो कट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कर्नल वर्सेस शेल क्या होता है। द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या है, मेन पार्ट क्या है, कर्नल। ये क्या करता है, दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जो डायरेक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। बस ठीक है, समय लगी, बस ये डेफिनेशन कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने करना है शेल की डेफिनेशन। द शेल क्या होता है, देखिए ये कर्नल है, ये आपका शेल है। शेल एक ऐसी मतलब इंटरफेस होता है जो यूज़र से भी, ये यूज़र है आपका, ठीक है, जो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और कर्नल को आगे भेज देता है। ठीक है। कर्नल को आगे भेज देता है, तो ये आपका शेल का काम होता है। ठीक है। तो शेल क्या करता है, शेल आउटर पार्ट ऑफ ओएस होता है, ये आउटर पार्ट है उसका। ठीक है। क्या करता है, यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा होता है और इसके कमांड को रिसीव करके पास देम टू द कर्नल, कर्नल को दे देता होता है। ठीक है। आपने जो हाईलाइट की वही कर ली और उसके बाद ये फिगर कितनी ईजी है, ये वाली फिगर बना ले ताकि आपके पक्के 2 नंबर हो जाए। ठीक है।
ग्राफिकल शेल्स दो तरह की टाइप्स होती हैं, ग्राफिकल शेल्स जिसमें क्लिक आइकॉन्स वगैरह क्लिक करते हो, ठीक है, और कमांड लाइन शेल्स होते हैं, आर दोज आर यू टाइप इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को टाइप करते हो। मिसाल के तौर पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिस तरह ये CMD जो है अगर ओपन हो जाए मेरा, ये CMD ये जो है ना, यानी कि यहाँ पर लिखते हो जो भी शेल, ठीक है, तो ये जो कमांड लाइन वाले फॉर्म में आ जाता है, ये देखिए, ठीक है, कमांड लाइन शेल्स में आ जाता है। और इसके अलावा जो है आपका ग्राफिकल शेल जो होता है ना, ग्राफिकल शेल में जिस तरह मोबाइल पर आइकॉन्स नहीं बने होते, आप क्लिक करते हो गैलरी को, गैलरी ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन से वाला है, ये वाला जो है आपका जो है वो कौन सा है, ये कमांड, ये लिखा है ना कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये कमांड लाइन शेल होता है, ठीक है। उसके बाद है OS लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिजाइन, ठीक है। OS लेयर एंड मॉड्यूलर डिजाइन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम द डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स में, 3 लेयर्स में, एक लोअर लेयर, एक मिडिल लेयर और एक अपर लेयर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोअर लेयर वर्क डायरेक्टली विद हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक CPU रैम के, 3 लेयर्स है ना, ठीक है। तो लोअर लेयर किससे काम करती है, डायरेक्ट CPU रैम से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती है। मिडिल लेयर किसको करती है, वो रिसोर्सेज को देख रही होती है। और अपर लेयर जो होती है वो एप्लीकेशंस को रन कर रही होती है, ठीक है। बेसिक ये डिफरेंस है इनके दरमियान, ठीक है। अब मिसाल ले लें, मिसाल रहने दें, बल्कि आप, मैं वैसे ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये करनी नहीं, सिर्फ ये आपने लेयर्स की करनी है, इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं करनी है। अगर वैसे ही समझ तो समझ लें। सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, यहाँ पर लोअर लेयर क्या है, वो स्पोर्ट्स स्टाफ के तौर पर करती है, जिस तरह आपका क्या हो गया, क्लीनर हो गया, ठीक है, गार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, उसके बाद रिसोर्सेज को जो मैनेज कर रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटर, जो ऊपर टीचर्स वगैरह होते हैं, शेड्यूल वगैरह जो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या होता है, जो काम कर रहे होते हैं वो कौन सी होती है, टीचर्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपने करनी है, करनी नहीं तो रहने दो, बल्कि ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक लेयर्स आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिस्टम लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज जहाँ पर भी वर्ड आता है, देखिए जहाँ पर लाइब्रेरी होती है तो वहाँ पर बहुत सी बुक्स जो हैं वो आपकी इकट्ठी हुई होती है, यानी कि एकोमोडेट हुई होती है। अब इन द सेम वे सिस्टम लाइब्रेरीज क्या है, जहाँ पर प्रोग्राम्स कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क, ठीक है, सच इज ओपनिंग और शोइंग टेक्स्ट ऑन दी स्क्रीन। सिस्टम लाइब्रेरी का ये काम करता है, कलेक्शन होती है, मैंने आपको बताया ना, तो बुक्स की क्या होती है, कलेक्शन। तो इस तरह यहाँ से याद करें, कलेक्शन होती है, ठीक है। किसकी कलेक्शन होती है भी, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स की, पहले से रेडीमेड, मतलब पहले से बनी हुई कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होती हैं, जो बताती है कि क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपल लाइब्रेरीज की डेफिनेशन, ठीक है, बस ये काट दें। उसके बाद एक्टिविटी भी जो है वो भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करवाता है कि प्रोसेस गेट्स द रिसोर्सेज इट नीड्स, के जो भी प्रोसेस को जो चीज़ें भी काम करने के लिए चाहिए उसको कहते हैं रिसोर्सेज, क्या वो उसके पास है या नहीं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करवाता है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें किसी भी प्रोसेस को काम करने के लिए चाहिए, इट नीड्स, उसके पास है या नहीं। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन बस यहाँ से लेके आता, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर है प्रोसेस लाइफ साइकिल। उसमें अब देखिए लाइफ साइकिल क्या है, इसके स्टेजेस हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल। इसको आप इस तरह समझ लें, एक इंसान है वो पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के बाद अपनी ज़िंदगी के काम करता है, ठीक है, और काम करने के बाद अल्लाह के पैदा हो जाता है, फोत हो जाता है, ठीक है, अल्लाह के पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर उसी को समझिए, क्रिएशन पहले वो पैदा हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम की भी यही है, एग्जीक्यूशन उसने अपनी ज़िंदगी में काम शाम किए हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन किए, और टर्मिनेशन वो अल्लाह के प्यारा हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह आप याद करें, प्रोसेस लाइफ साइकिल की भी 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले क्रिएशन। क्रिएशन क्या होती है, OS लीड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड गिव्स इट टू रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज मिल गए, यानी कि इसको भी काम क्रिएट हो गया, अब इसको रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन, वो अपना अपना काम अच्छे से करेगा, इफेक्टिवली मतलब अच्छे से काम करेगा, जो भी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है। उसका टर्मिनेशन, जब उसका काम क्लोज हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, वो क्लोज हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, एंड इज क्लोज बाय द यूजर और द सिस्टम, यानी सिस्टम उसको क्लोज कर देगा, यूजर क्लोज कर देगा, बस। यहाँ से लेके ये आपको मैंने जो हाईलाइट की ये करनी है, इसमें से भी एक लाइन की, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं ये सारी आप कर देंगे, ठीक है, ये सारी आप कट कर देंगे, ये सारे क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन में, बस ये मेन जो मैंने वो आपको बताया वही वाला बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ये देखिए मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी की ऑलरेडी मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। मल्टीटास्किंग जैसे नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टी मतलब कई ज़्यादा टास्क काम करने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज, हम ये चैप्टर कौन सा पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेंगे मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन, के एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए, एंड यूजेबल बाय सिंगल यूजर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में कई काम करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मिसाल वैसे दे रहा हूँ, आप एक ही वक्त में म्यूजिक भी सुन रही होती हो मोबाइल पर या लैपटॉप पर, साथ में डॉक्यूमेंट भी ओपन किया होता है, ठीक है, इंटरनेट से सर्च भी कर रही होती हो, जिस तरह आपको चाहिए वो आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारा आपने मल्टीटास्किंग में कर रहे होते हो, ठीक है।
उसके बाद क्या है, कंकरेंसी। मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन ओएस, बट द सीपीयू प्रोसेस देम वन बाय वन इन एन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल्स। यानी कि आप देखिए एक ही वक्त में बहुत से जो है ना वो आपके प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, लेकिन कंकरेंसी क्या करती है, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा था वन बाय वन फास्ट साइकिल को जल्दी से जल्दी काम करे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें जस्ट ये करना है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी मज़ीद जो है वो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कंप्लीट इसी तरह आपके जो है वो कंप्लीट मार्क डाउन किए हुए हैं, उसको समझाया हुआ है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ठीक है, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके पास आती रहें, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें ये जो सारी बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है ना, उसको मैंने इसी को जो वर्ड लाइंस है, मैं बुक से बाहर नहीं गया, इसी बुक्स को मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन है शेड्यूलिंग की। तो शेड्यूलिंग क्या होती है, इज़ द मेथड by which the operating system decides which process runs at a given time on the CPU। शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल टाइम के रिप्रेजेंट में आता है, शेड्यूल कर लिया, मीटिंग शेड्यूल कर ली, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये डिसाइड करने में मदद देता है कि भाई विच प्रोसेस रन एट अ गिवन टाइम, कि कौन से वक्त में कौन सा काम करना है, ठीक है। तो शेड्यूल में भी हम ये नहीं करते कि पहले हम शेड्यूल बना लिया जी, पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो इस तरह सीपीयू भी शेड्यूलिंग कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अब लेकिन ये कौन सी टेक्निक पर काम कर रहा होता है, शेड्यूलिंग प्रोसेस, यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से बस ये डेफिनेशन करनी इसकी जगह, ठीक है। तो शेड्यूलिंग, इसके बाद आप लिखते हैं शेड्यूलिंग टेक्निक्स, कौन सी प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी जो पहले आएगा पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, FCFS टेक्निक पर काम कर रहा होता है। अब ये FCFS मेथड क्या होता है, द CPU प्रोसेस टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, यानी कि जिस तरह कोई आया है ना बिल्कुल उसी तरह मिलेगा। द फर्स्ट प्रोसेस टू अराइव इज कम्प्लीटेड फर्स्ट, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। ये डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बस इतना। उसके बाद ये आप रहने दें, कुछ नहीं करना है। जिस तरह वो एग्जांपल लिखी हुई है कि एक लाइन लगी हो तो शॉप काउंटर पर जो फर्स्ट लाइन पर आता है वही करना है, लेकिन इसका कोई नहीं मसला, ठीक है। ये भी रहने न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये भी रहने दे, ठीक है। ये उसी का आगे जो एलेबोरेट किया हुआ है इसलिए वो रहने दे उसको, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है कि FCFS यानी कि अगर आ जाए ना आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की क्या होता है, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में भी आया हुआ है आगे एक्सरसाइज के। तो यहाँ से करना, यहाँ से कर ले, मैंने अलहदा भी इसको मोर ईजी वर्ड में ना राइट डाउन किया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इसको समझना आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि छोटे सा भी टास्क हो ना, शॉर्ट प्रोसेस भी हो, यानी कि छोटा सा भी टास्क हो काम करने के लिए, उसको भी पहले टाइम में ही टाइम लगाना पड़ना है। मिसाल के तौर पर एक जो है वो यहाँ पर काउंटर है जी, ठीक है, यहाँ पर आपने बिल सबमिट करवानी है, इसका बिल है 2 लाख का, इसका बिल है 50,000 का, इसका बिल है जी अपना 3 लाख का, इस बंदे का जो बिल है वो है 200 रुपये का, ठीक है। तो भाई ये पहले इसका जमा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसकी बारी। हालांकि इसका बिल तो थोड़ा है लेकिन फिर भी इसको वेट तो करना पड़ेगा ही ना काउंटर तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी, इसमें बस यही वाले जो 2 पॉइंट ये कंप्लीट करने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डू यू नो, नहीं हम नहीं जानते, इसको छोड़ दें, ठीक है, एक्टिविटी भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट लॉन्ग पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। के मेमोरी का काम क्या रहता है कि स्टोर करना होता है। मेमोरी है हमारी याददाश्त, हमारी याद, ठीक है, वो भी क्या कर रही थी, स्टोर ही डाटा कर रही होती है ना, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कि जब हमारे काम आए तो ज़रूरत पड़े तब वो काम आए। सिर्फ जो हाईलाइट किए वही करने, इसके अलावा ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये सारी आप काट देंगे, ठीक है, काट देंगे, ठीक है। उसके बाद CPU कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकली काट दें, ठीक है। अच्छा, मेमोरी आगे 2 तरह की होती है, एक होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी, जो जिसको हम रैम भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर रैम को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मेन वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, मेन वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर ये काम करते हैं। इट इज अ फास्ट स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर कीप्स द डाटा टेम्परेरी। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेरी इसमें डाटा स्टोर रहता है। जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती है तब तक ये काम करता रहेगा, जैसे पावर सप्लाई ऑफ होगी ये भी काम करना छोड़ देगा, ठीक है। टर्न ऑफ, द डाटा इज रेज, जब ये डाटा रेज हो जाएगा कब, जब कंप्यूटर को हम बंद करेंगे, ठीक है। तो ये बस इसकी एग्जांपल रहती है, ठीक है, बस ये डेफिनेशन इसकी रैम की करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी कितना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ा है तो यहाँ से लेकर ना तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है, लेकिन उसको मैंने इजी वर्ड्स में आपको ये लिख दिया, देखें जरा। वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक, एक वो टेक्निक है, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करती है, मेमोरी मैनेजमेंट करती है
इन विच पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क, यहाँ पर भी लिखा हुआ ना हार्ड डिस्क, तो उसको मैंने इजी वर्ड में लिख दिया हार्ड डिस्क इज़ यूज एज इफ इट वर रैम, यानी कि ये रैम जब हार्ड डिस्क को भी ऐसे काम करवाते हैं जिस तरह ये रैम होता है, ठीक है। इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर द मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल, यानी कि जितनी उसके पास अवेलेबल है ना मेमोरी, उससे भी ज़्यादा उसको बिहेव करवाते हैं उसके पास काम है, ताकि काम जल्दी से हो, ठीक है, एफिशिएंटली काम हो। बस ये आपने डेफिन कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसकी जगह आपने ये कर लेना और ये सारी काट देनी है, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना, ये सारी वही लेकर रैम, टेम्प्रेरी रैम, ये सारा वही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको और इजी वर्ड में 2 नंबर के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके ये लॉन्ग में तो आएगा नहीं, ठीक है, वो ऊपर से मिलाएगा, मिला के लॉन्ग आएगा अलबत्ता जो अगर आया तो, ठीक है। तो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स, तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोसेस। अब प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, खुद ब खुद काम करे, इंडिपेंडेंट कहते हैं जो आज़ाद काम करे, ठीक है। दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट का वर्ड समझिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। देखिए जो पेरेंट्स हैं ना आपके, ठीक है, जो पेरेंट्स है वो आपकी इजाज़त के बगैर जिधर मर्जी जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपको पेरेंट्स की ज़रूरत है, तो आप क्या है, उन पर डिपेंडेंट है, वो आपके इन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट, DENT, डिपेंडेंट, ठीक है। आप उन पर क्या डिपेंडेंट, आपने कहीं भी जाना है तो आपको उनकी ज़रूरत होगी, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मतलब ज़रूरत नहीं होती किसी भी की, ठीक है। तो इट हैज़ इट्स ऑन मेमोरी स्पेस, CPU, इसके पास अपनी CPU मेमोरी जो है टाइम मेमोरी स्पेस होती है। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस की डेफिनेशन आप कर ली ना, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, के प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस के विद इन मतलब अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, थ्रेड बोलते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, ये करनी नहीं है एग्जांपल, बस, ठीक है। फर्स्ट करें, आपने ब्राउजर ओपन किया, क्रोम ओपन किया जी, आपको चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, एक प्रोसेस है, आप काम कर रहे हो। अब उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, डिफरेंट थ्रेड्स हैं, क्या कर रही हैं, कुछ जो है वो वीडियो ऑडियो को मैनेज कर रही हैं, कुछ फाइल्स को पीछे बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रही हैं, कुछ उसको लोडिंग कर रही हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके थ्रेड्स हो जाएंगे। तो ये आपने नहीं करना, ठीक है, ये छोड़ दें। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब कई, वही वाली बात है कि थ्रेड्स की मतलब कई थ्रेड्स आपस में मिलकर काम करें, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक ही सिंगल प्रोसेस के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन कर लें, और साथ में क्या कर लें, थ्रेड्स की डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर एक ये थ्रेड्स की अगर यहाँ पर डेफिनेशन करनी है, ठीक है, नहीं तो थ्रेड्स की यहाँ पर भी डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। आप ये रहने दें, अगर ये नहीं होती ना तो ये रहने दें, तो इसकी जगह ये वाले करें। इसमें मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन भी है और क्या है, थ्रेड की डेफिनेशन भी है, ठीक है, दोनों डेफिनेशन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ क्या है, ये इसमें काट दें, ठीक है। बेनिफिट्स ये भी, एडवांटेज भाई, बेनिफिट्स एडवांटेजेस बात एक ही है, हम क्यों बार बार करें। इनहेंस परफॉर्मेंस, टास्क कैन कंप्लीट मोर क्विकली, कि इसके जरिए टास्क जल्दी से काम हो सकते हैं। ये जो बीच में लाइन लिखी हुई है, ये सर आप कट कर देंगे, ठीक है, ये सर आप कट कर देंगे, ठीक है। ये सब बस मैंने हाईलाइट जो किया है वो ये नहीं है, आपको दुख दे रहा हूँ, तो बस हाईलाइट जो किया है वही कर ले। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, एप्लीकेशन रिमेन रिस्पॉन्सिवनेस when one thread is busy with a specific task। बस ये जितना हाईलाइट किया वो कर ले, एग्जांपल इसकी काट दें। इससे सिर्फ 2 बेनिफिट्स कर ले अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो बाकी जो है वो काट दें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल क्या कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं किसी को बुलाना, तो हम क्या कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, भैया आ जाओ मेरी बात सुन लो, ठीक है। इस तरह क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट। कौन रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोग्राम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मेड बाय प्रोग्राम। किसको रिक्वेस्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। क्या करने के लिए, भाई थोड़ा सा काम आगे कर दो, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। दैट द प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली, जो डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदे ने काम करना है, ठीक है, फर्ज कर लें ये एक बंदा है ना, बंदा है, एक क्या है, बंदा है, ठीक है। इसने एक चीज़ उठानी है, तो ये काफ़ी वजनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वजनी उठाई, तो यहाँ से कॉल करेगा, किसी और बंदे को कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्टली जो काम नहीं कर सकता, वो कॉल करके किसी और बंदे को बुलाएगा कि यार हेल्प करो मेरी आके, ठीक है। तो इसी तरह सिस्टम कॉल का तो रिक्वेस्ट है जो प्रोग्राम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि किसी भी काम किया जा सके जो वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड द कर्नल। ये कर्नल और यूजर प्रोग्राम के दरमियान ब्रिज क्रिएट करते हैं, ठीक है। बस इतने डेफिनेट कर ले, बाकी सारा कट कर दें। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, देखिए इसके 4 जो हैं वो बेसिकली टाइप्स हैं। नंबर 1 ओपन, कि ओपन अब फाइल फॉर रीडिंग, ओपन करेगा, उसके बाद रीड करेगा, उसको राइट करेगा, बस जो मैंने हाईलाइट किया वही वाला कर लें, ठीक है। और फोर्क करेगा, क्रिएट अ न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग, यानी डुप्लीकेट करेगा, बना सकता है, ठीक। जो हाईलाइट किया सिर्फ वही वाला आपने टेक्स्ट करना टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स में। इसके अलावा जो हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पर अगेन वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप कर दें, फाइल सिस्टम एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर इसमें कई डेफिनेशन है फाइल सिस्टम एंड मैनेजमेंट में, वो आपने देखनी है लाजमी। इसमें देखिए
फाइल क्या होता है? फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है स्टोर, यानी कि हम कंप्यूटर क्या करते हैं, एक तरह की फाइल को स्टोर कर रहे थे। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, वीडियो ऑडियो या कुछ भी वीडियो, बस ये 2-3 नाम याद कर ले, ठीक है। फोल्डर्स क्या होती हैं? फोल्डर जिसमें डायरेक्टरी है, ठीक है, जिसमें फाइल्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो स्टोर हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं फोल्डर, ठीक है। मेटा डाटा क्या होता है? जिस तरह डेफिनेशन की है वही करनी, बाकी जो है वो ये वाला ये लोकेट एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन ये सारा रहने, ठीक है। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा रेफर्स टू डिटेल्स, इसमें डिटेल्स होती है फाइल फोल्डर की, कि वो कब बना है, उसका नाम क्या है, उसका साइज़ कितने जीबी का है, उसकी टाइप ऑडियो वीडियो है, ठीक है, डेट ऑफ क्रिएशन यानी कि वो कब बना है, ठीक है। तो ये सारा उसका मेटा डाटा में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम इज अ वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स, यानी कि वो किस तरह स्टोर करता है, ठीक है, हो गया कि वो स्टोर किस तरह करता है, ठीक है। यार ये ना असल में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, सिस्टम स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव्स, ये डेफिनेशन करने, इसके अलावा जो भी है ये सर आप कर दें, ठीक है। एग्जांपल भी इसकी रहने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोसेस डाटा एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, यानी कि स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर जो हम काम करें उसको हम डेडलाइन भी बोलती है ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि प्रोसेस जो है वो अपना सही तरीके से इतने टाइम में कर सके, ठीक है। तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है? टाइप्स। तो ये कहाँ पर सिर्फ इतना करना है, और ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये सारा काट दें। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये हार्ड मॉनिटरिंग डिवाइसेस में या इंडस्ट्रियल रोबोट्स वगैरह की जगह या वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम घरों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, होम अप्लाइंसेज में इस्तेमाल करते हैं, एटीएम्स में इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट टीवीज़ वगैरह में, प्रिंटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, और ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, बस, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो नेटवर्क मतलब मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है? ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में, बस इतना कर, डाटा सेंटर्स रहने में आपके लिए मुश्किल ना होती, ठीक है। उसके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली स्मार्टफोन टैबलेट्स वगैरह में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। और ये इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्क्रीन टच सही तरीके से हो, बैटरी सेविंग सही से हो, मोबाइल ऐप्स उसमें सही तरीके से काम करे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? बस खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज, दैट इज द फर्स्ट, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या एग्जांपल? एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं, लिनक्स विंडोज में मैकोस हैं लेकिन फोटोशॉप इसके एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन सी, 1 का सी। इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट दी ओएस इंश्योर्स किस चीज़ को मेक श्योर करवाते हैं? इक्वल एक्सेस एंड डाटा प्राइवेसी, की इक्वल एक्सेस हो, ठीक है। इन विंडोज यूजर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय कंट्रोल पैनल और सेटिंग, 3 का बी है। फॉर द कोर पार्ट ऑफ द ओएस दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर इज द, मैंने आपको बताया था वो क्या था, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करे वो क्या होता है? कर्नल। और जो यूजर से इंटरेक्ट करे वो कौन सा होता था? खुद ही जाके देखिए, मैंने नहीं बताना, ठीक है। अ ग्राफिकल शेल अलाउज द यूजर टू क्लिक आइकॉन्स एंड यूज मेन्यूज, ठीक है। जब डेफिनेशन ग्राफिकल के जरिए ना, ग्राफिकल मैंने आपको बताया ना, ग्राफिकल उसमें आप आइकॉन्स को क्लिक करते हो, मेन्यूज वगैरह को क्लिक करते हो, ठीक है, और आपका जो है वो काम हो रहा है। इन दी FCFS शेड्यूलिंग मेथड प्रोसेस आर सर्व्ड इन द ऑर्डर टू अराइव, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, उसकी बेस पर जो आएगा पहले पाएगा वही पाएगा, ठीक है, जो आएगा वही पाएगा, ठीक है। थ्रेड्स इज द सेम प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज, 7 ठीक है। उसके बाद 8 का जो है विच सिस्टम कार इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस कौन या डुप्लीकेट वगैरह कौन करता है? 4 कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके MCQ से। नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, तो 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, इनमें से आपने कोई नहीं छोड़ना, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी हमने किए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू एज सेंट्रल कंट्रोलर। तो ये आपके चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू एज सेंट्रल कंट्रोलर, मैंने सिर्फ 2-3 लाइन्स के लिखे होंगे, सिर्फ आप लोगों के सहने के लिए, कि आप लोगों को ईजी हो जाए करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैं इससे बड़ा भी लिख सकता हूँ, लेकिन 2 नंबर हमने जब शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हो ना, तो इतने बड़ा है, ठीक है। Why? Because the OS controls the manage all operation, all hardware and software resources of the computer, making sure they work together properly, कि वो सही तरीके से काम करे। तो ये 1 का ये वाला आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हाउ डज OS एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, किस तरह काम करता है वो OS ट्रांसलेटर के तौर पर यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। OS क्या करता है? कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज, जो भी इंसान ने या यूज़र ने काम दिया तो उसको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है ताकि हार्डवेयर उसको समझ सके। इस तरह वो एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। डिफाइन 1 वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज की। सबसे पहले न्यू यूजर कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करोगे, यूजर अकाउंट, ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ सेटिंग अकाउंट्स और फैमिली एंड अदर यूजर्स, ये इतना जो है वो इससे क्या होगा, न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज ओपन हो जाएगा, ठीक है। कर्नल और शेल में डिफरेंस ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वही बड़े अच्छे तरीके से किया, इसलिए यहाँ पर मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आपने नहीं समझ लगी तो आप वीडियो जाके देख लें।
गिव वन एग्जांपल ऑफ, और ये मजीद आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं जो मैंने बुक से पढ़ाया है अभी आपको। गिव वन एग्जांपल ऑफ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। सिस्टम लाइब्रेरी और इट्स पर्पस क्या है, कि एग्जांपल क्या है इसके, एग्जांपल उसमें क्या ना एग्जांपल बताएं। तो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी TDU.H प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, बस ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस जो है सर्व शेड्यूलिंग, इसके भी मैंने आपको बता चुका है, वहाँ से कर लें वो ज़्यादा ईजी है, अगर यहाँ से करना है टाइम बचाना है तो ये भी ठीक है, ठीक है। वाई इज वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम, क्यों स्लोअर होती है, क्योंकि उसे हम हार्ड डिस्क को एज एन एक्सटेंडेड मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस ये इतना, ठीक है। उसके बाद डिफाइन सिस्टम कॉल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ फाइल सिस्टम, ये भी हम कर चुके हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 से 3 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि एक ये वाला है, ठीक है, और जो है वो एक ये वाला और एक 5 वाला, 3 और 5, सिर्फ ये 2 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मतलब जो है ना बुक में मतलब थोड़ा सा डीपली दिए हुए, बाकी सारे जितने भी वो हम सारे कवर करके आ चुके हैं, ठीक है। आपने अगर चैप्टर्स में जितने मैंने मार्क करवाए देखिए, उसी में से क्वेश्चन आए ना, कोई बाहर तो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अगर हम वही कर ले अच्छे से तो वही हमारा जो है वो चीज़ अच्छे से हो सकती है, ठीक है। नाउ कम टू द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिफ्थ वन इज नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 4, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो है वो नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने सारा यकीन करी, वही वाला जो मैंने आपको करवाया है ना, उसी में से सारा आया है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है। तो आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमने सारा जो है वो यहाँ पर पढ़ा हुआ। आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। ये देखिए किधर गया आर्किटेक्चर ऑफ, ये देखिए आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें वही करवाया है, डेफिनेशन उसकी करवाई है। कर्नल और शेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये OS लेयर्स एंड मॉडल सिस्टम डिजाइन, ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। ये 1.3 न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए वही करवाया हुआ है ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये भी वही बात है, आप वहाँ से कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एक्सप्लेन दी प्रोसेस लाइफ साइकिल डिटेल, तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप अगर यहाँ से करना है, यहाँ से कर ले, बुक से करना है, बुक से कर ले, यानी कि न्यू स्टार्ट होता है, रेडी होता है, रन करता है, वेट करता है, टर्मिनेट की, यानी कि लाइफ साइकिल इन डिटेल। तो ये वाला लाइफ साइकिल इन डिटेल किधर गया, पेज नंबर कौन सा है, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट, ये रहा। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम का जो ओपन करते रीड करते राइट फोर्थ, यानी कि ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका रैम, वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ दे मल्टीटास्किंग इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो ये भी हमने सारा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें मल्टीटास्किंग, नहीं सॉरी किधर गया, नीचे है, नीचे नहीं ऊपर है मेरे ख्याल से, ऊपर है ना, हाँ ऊपर है। तो इसको भी एक मिनट अभी सर्च आउट कर लेते हैं। ये सब मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेसर थ्रेड्स क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ ना, रैम मेमोरी ये सारा पढ़ा हुआ है ना, तो यही आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल्स क्या होता है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन सारे ही हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 5 वाला मैंने आपको कहा है, मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को टाइम सेव करने के लिए मैं इसको नहीं करवाती, देख लिया अगर आपने जिसने करने हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वीडियो पास करके इसको आप देख सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद जो है वो आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी हुई है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर भी आपको आंसर्स लिख दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बल्कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैंने के लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया। आगे चैप्टर नंबर 2 सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।